एंड एट दिस पॉइंट हम लोग श्योर हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। हम लोग कोई किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है, दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डार्क मैटर डू एग्जिस्ट। अब बात रही उसके बारे में हमने पता क्या किया, हमको ये पता है वो एग्जिस्ट करता है कि ग्रेविटी रिपल्सिव वे में एक्ट कर रही है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हम लोग को ये पता है कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है चीज़ों अट्रैक्टिव है। को, तो ग्रेविटी कैसे रिपल्स कर सकती है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो भाई JWST के बारे में तुम लोग अब तक जान ही चुके होगे। JWST की जो 5 इमेजेस आई थी उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, डॉक्टर प्रिया से हमने काफ़ी सारी बातें करी थी कि JWST की जो इमेजेस हैं वो क्या क्या हमें बताती हैं, और सेम डे पे मैंने तुम लोगों को वो सारी चीज़ें बताई थी और मतलब तुम लोगों को मज़ा आ गया था। देन उसके बाद मैंने क्या किया था, रिएक्शन रिकॉर्ड किए थे कुछ साइंस एंथुजियास्ट के को, कुछ ऐसे लोगों के जो मतलब इमेज के बारे में और JWST के बारे में जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया। उनमें से एक थे हमारे क्षितिज पांडे। क्षितिज पांडे जो है वो एक एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट हैं और अभी एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी के अलावा कॉस्मोलॉजी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे कर पढ़ते खोलेंगे। तो आज मतलब एक पॉडकास्ट के लिए हमने उनसे पूछा और उन्होंने कहा चलो भाई करते हैं, क्या दिक्कत है। तो आज इस पॉडकास्ट पे मेरे साथ मौजूद है क्षितिज पांडे और बात करेंगे हम उनसे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। प्लस कई बार आप लोग पूछते हो ना भाई कि ये कोर्स जो है एस्ट्रोनॉमी का कैसे मिलता है, आज उस सब के बारे में भी सारी बातें करेंगे और बात करेंगे पंकज एस जोशी सर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं क्षितिज भाई का। क्षितिज भाई बहुत बहुत स्वागत है रोजेंडा टॉक्स पे, और कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ एंड थैंक यू सो मच शिवा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये इट्स माई प्लेजर कि यहाँ पर मुझे इनवाइट किया ताकि मैं बोल सकूँ, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ। एक छोटा सा एडिशन मैं करना चाहूँगा कि मेरा एस्ट्रोनॉमी से ज़्यादा एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। ऑल्दो मैं एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ता हूँ बट मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट और जो करिकुलम हम लोग पढ़ते हैं उसमें एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी का रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा है। ओके तो भाई अब जब आपने बोल ही दिया है कि मेरा एस्ट्रोनॉमी से ज़्यादा एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में है इंटरेस्ट, ठीक है, और आपके करिकुलम और जो करिकुलम है उसमें भी यही चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो हम फ़र्क जानना चाहेंगे दोनों में क्या है, तीनों में क्या है, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी को सबसे पुरानी साइंस बोला जाता है। जब हमारे एंसेस्टर्स थे वो स्टार्स को देखा करते थे और वंडर करते थे कि स्टार्स क्या है, तो उन लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई। हम लोगों ने ग्रीक माइथोलॉजीज पता है हम लोगों को कॉन्स्टलेशंस के बारे में, अलग अलग कॉन्स्टलेशंस को नाम दे रखा है हम लोगों ने, और इससे पता चला कि एस्ट्रोनॉमी सबसे पुरानी फील्ड है। तो एस्ट्रोनॉमी वो फील्ड है जिसमें हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़, स्टार्स और इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब पहले एस्ट्रोनॉमी होती थी नेकेड आई एस्ट्रोनॉमी, जिसमें हम लोग आंखों से देखकर चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करते थे। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए अब हम लोग बड़े टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमी के लिए। तुम्हारे पीछे जो JWST है वो एक इसका परफेक्ट एग्जांपल है, अब तक का सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी, सबसे जो डिटेल्ड इमेज देता है। तो ये तो हो गया एस्ट्रोनॉमी जिसमें हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्टार, प्लैनेट्स एंड ऑल। फिर आता है एस्ट्रोफिजिक्स के मामले में। तो जैसा कि जानते हैं एस्ट्रो प्लस फिजिक्स मतलब वो एस्ट्रोनॉमी जिसमें हम लोग फिजिकल फिनोमिना स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल चलो मैंने एस्ट्रोनॉमी में देखा कि यहाँ ये स्टार है, यहाँ पर ये प्लैनेट है, बट अब मुझे जानना है कि ये स्टार और प्लैनेट बना कैसे, इनके पीछे की फिजिक्स क्या है, क्या होता है जब कोई स्टार कोलैप्स होता है और वो ब्लैक होल बनता है, या फिर ऑन द फर्स्ट हैंड वो स्टार बनता कैसे है। इन सब की चीज़ों की स्टडी को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। और फिर आते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मतलब यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स में चीज़ें किस तरह से काम कर रही है, यूनिवर्स का इवोल्यूशन, बेसिकली हम सब कैसे बने, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं ये सारी चीज़ें कैसे आई, इन सब चीज़ों की स्टडी को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो थैंक यू वेरी मच ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए। और काफ़ी सारे लोग मतलब ऐसे है ना कि एक चीज़ दूसरे में मिक्स कर दिया और मतलब कि अलग अलग फील्ड क्यों कह रहे हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डार्क मैटर पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है और डार्क मैटर के बारे में पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी भी थी। तो
एग्जैक्टली। डार्क डार्क मैटर के बारे में ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, कि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में पहले तो कैसे आया। देन दूसरी बात, वो किसी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करता है, किसी भी तरीके की, किसी भी चीज़ से, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके की रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करता है। और किसी भी तरीके की रेडिएशन से अगर वो इंटरेक्ट नहीं करता है तो उसके थ्रू हमारे पास कोई रेडिएशन आ नहीं रही है, या हम जो मतलब कोई भी रेडिएशन उस तक पहुंच जो रही है वो हम तक नहीं आ रही है उससे इंटरेक्ट करके, तो हम उसके बारे में स्टडी कैसे करते हैं, कितना हम इस मैटर के बारे में अभी जान पाए हैं। और डार्क मैटर के अलावा भी एक चीज़ होती है डार्क एनर्जी, तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। पहले डार्क मैटर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डार्क मैटर का इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मैं इस पे आऊँगा कि मेरा इंटरेस्ट कैसे आया, और फिर उसके थोड़े डिटेल्स पे जाएंगे। तो बेसिकली डार्क मैटर, मैटर का मतलब हम सबको पता है, जो मैटर हम सबके आसपास होता है। अब वो मैटर जो कि डार्क है, डार्क इन द सेंस ब्लैक नहीं है बट हमको दिख नहीं रहा है, हम लोग उसको किसी तरीके से अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, वो डार्क मैटर है। तो इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फ्रिट्ज ज़्विकी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे, और एस्ट्रोफिजिसिस्ट एस्ट्रोनॉमर जो बोले, वो बहुत सारी चीज़ों में फील्ड में काम किया उन्होंने। तो फ्रिट्ज ज़्विकी बेसिकली क्या करना चाह रहे थे कि उन्होंने सबसे पहले डार्क मैटर की थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी किस तरीके से आई, हुआ ये कि वो एक्चुअली में गैलेक्सीज़ की टोटल उनकी वेलोसिटी निकालना चाह रहे थे, या फिर स्पेसिफिकली बोलना चाहूँ वेलोसिटी निकाल रहे थे ताकि वो मास कैलकुलेट कर सकें। तो उनका मेन एम था कि कोई भी अलग अलग गैलेक्सीज़ है, उन गैलेक्सीज़ के मास कैलकुलेट कर सकें। अब मास कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो नॉर्मल तरीका है कि उससे जो लाइट आ रही है, जो हम लोगों को लाइट मिल रही है, वो लाइट के बेसिस पे हम लोग स्पेकुलेट करते हैं कि उसका टोटल मास क्या होगा। दूसरा तरीका रहता है कि उसमें टोटल क्या बोलते हैं, जो रेडिएशंस वगैरह निकल रही है, या फिर वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस चीज़ की मदद से उन्होंने दो टेक्निक निकाली बेसिकली कि हम लोग डार्क मैटर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आइडियली क्योंकि हम लोग एक ही गैलेक्सी के मास निकाल रहे हैं दो अलग अलग तरीके से, तो मास बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। जो दूसरा तरीका था उसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। एक तरीका तो मैंने बोला कि स्टार्स की जो लाइट आ रही है उसकी मदद से, दूसरा जो तरीका था वो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करके भी हम लोग मास निकाल सकते हैं। इसे वीरियल्स थ्योरम कहते हैं। तो वीरियल्स थ्योरम और नॉर्मल जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसकी मदद से मास निकालने की कोशिश की। आइडियली दोनों के मास बराबर आने चाहिए, बट हुआ ये कि जब उन्होंने कंपेयर किया तो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी की मदद से, दैट इज़ वीरियल थ्योरम की मदद से जो मास निकाला था वो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत टाइम्स ऑर्डर ज़्यादा था। तो उनको लगा कि ये शायद इस गैलेक्सी में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने और भी जगह ये चीज़ देखा, लेकिन सब जगह ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही गैलेक्सी के दो अलग अलग तरीके से मास अलग आ रहे हैं। तो इससे ही कंक्लूजन निकल सकता है कि जो स्पेक्ट्रल वाला तरीका है, जो रेडिएशन आ रही है, उसकी मदद से हम लोगों ने जो मास निकाला है, उसमें ऐसे भी कोई मैटर हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जो कि रेडिएशन जिनकी नहीं आ पा रही है। अब आज के टाइम पे डार्क मैटर की बहुत सारी थ्योरीज है। उस टाइम उन्होंने जब डार्क मैटर की थ्योरी दी थी तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा मैटर हो जो हमको नहीं पता, जो स्टैंडर्ड मॉडल के बाहर हो। वो ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो हम लोग नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ब्लैक होल हो सकता है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ ब्लैक होल्स हो सकते हैं, कोई फेल्ड स्टार्स के ग्रुप हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो डार्क मैटर जब फ्रिट्ज ज़्विकी ने दी थी तब उस पर इतना ज़्यादा लोगों ने बिलीव नहीं किया था और स्टडी को उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया था। लेकिन फिर उसमें एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज आया जब वीरा रूबिन और उनकी टीम ने जो गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज़ की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश की। कौन सी वेलोसिटी? होता ये है कि गैलेक्सीज़ में अलग अलग, जैसे ये एक पूरी डिस्क गैलेक्सी है, तो ये अगर सेंटर है, ये अगर हिस्सा सेंटर है, तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो हर पार्ट की एक वेलोसिटी होगी। उनको वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। अब किसी ने भी अगर 9th में ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है तो न्यूटन का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रेविटेशन देने का, F=g m1m2/r²। नीचे r² ये बताता है कि अगर डिस्टेंस जैसे बढ़ती जाएगी तो r² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² में वो फोर्स कम होता जाएगा। अब फोर्स कम होता जाएगा इसका मतलब ये है कि जो आउटर रीजन में जो प्लैनेट्स या स्टार्स हैं उनकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए क्योंकि उन पे फोर्स कम लग रहा है, आर ज़्यादा है, जो पास में उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने प्लॉट करने की कोशिश की पूरे वेलोसिटी कर्व को। जब उन्होंने वेलोसिटी कर्व प्लॉट किया तो एक्चुअली में वो पूरा कांस्टेंट आ रहा था, जो कि हो ही नहीं सकता। ये कांस्टेंट कैसे आ सकता है? उनको लगा कि मे बी कोई ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बहुत सारी गैलेक्सीज़ में ट्राई किया, बहुत सारी।
सब में रिजल्ट सेम आ रहा था। तो इससे फ्रिट्ज ज़ुइकी की डार्क मैटर की जो थ्योरी थी वो वैलिडेट हो गई और लोगों ने उसे कंसिडर करना शुरू किया। अब इसमें दो तरीके हो सकते थे, या तो डार्क मैटर सही में कुछ एग्जिस्ट करता है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, या फिर जो ग्रेविटी की हमारी नॉलेज है वो सही नहीं है। मे बी ग्रेविटी जो प्लैनेट्स लेवल पे काम करती है वो अलग रूल को फॉलो करती है, और जो गैलेक्टिक लेवल पे काम करती है, इतने लार्ज स्केल पे काम करती है, वो एक अलग रूल को फॉलो करती है, जिसको हम लोग मॉन्ड कहते हैं, मॉडिफाइड न्यूटोनियन ग्रेविटी। मॉडिफाइड न्यूटन, क्योंकि न्यूटन की ग्रेविटी को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए मॉन्ड कहते हैं। मॉन्ड पे आज भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मॉन्ड के पहले बहुत सारे मॉडल्स हैं जो रूल आउट हो चुके हैं, बट आज के टाइम में कुछ उसके ऐसे स्ट्रॉन्ग मॉडल हैं जिस पे लोग काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम डार्क मैटर के भी बहुत सारे मॉडल होते हैं। अब मैं इतने सारे में गिना भी नहीं सकता, लाइक आई गेस मोर देन 50 मॉडल्स है डार्क मैटर के। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे फेमस है वीम्प, वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल। देन है स्केलर फील्ड डार्क मैटर, जिस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। स्केलर फील्ड में बहुत सारे कैटेगरीज आती हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अलग अलग तरह के डार्क मैटर होते हैं। जो मॉडल्स हैं होता एक ही तरह का है, लेकिन हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा इंटरेस्ट इसमें ऐसे आया कि मैं अपने बैचलर्स में था एंड सेकेंड ईयर में था। मुझे आईआईटी खड़गपुर जाना था, वहाँ पर एक कंपटीशन था एनएसएससी, तो उधर न्यूट्रिनो थीम थी। न्यूट्रिनो थीम पे मैंने एक पेपर पूरा प्रिपेयर किया, वहाँ पर भेजा, फॉर्चुनेटली सिलेक्ट हो गया पेपर। फिर वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर न्यूट्रिनोस के ऊपर हम लोगों ने जो भी काम किया था उसको अच्छे से प्रेजेंट करना था। वहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया और फॉर्चुनेटली वहाँ मुझे अवार्ड भी मिला उस चीज़ के लिए। तो मैं न्यूट्रिनो से उस टाइम बहुत फैसिनेट हो गया कि मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी थी। अब मैं इंटरेस्टेड था कि मैं न्यूट्रिनो से रिलेटेड किसी चीज़ पे वर्क करूं। फिर मैंने डॉक्टर राकेश टिब्रेवाला को मेल लिखा कि मुझे इन सब में काम करने में इंटरेस्ट है, जिन्होंने अपनी पीएचडी टीएफआर से की थी और उस टाइम एलएनएम आईआईटी में वो प्रोफेसर थे। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे फ्रीडम दी कि तुम अपने साइड से चूज़ करके लाओ, तुम्हें क्या चूज़ करना है। मैंने थोड़ा टाइम लिया क्या स्टडी करना है, एंड मुझे डार्क मैटर पे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि डार्क मैटर को स्टडी करने का एक तरीका था स्टेराइल न्यूट्रिनो, जो कि विम्प के अंदर आता है, वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल। तो मैंने अपनी समर इंटर्नशिप वहाँ पर की, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। बैचलर लेवल के हिसाब से उस टाइम मैथमेटिक्स थोड़ी टफ पढ़ रही थी, बट जितना लेवल पर मैं कर सकता तो मैंने काम किया। जब मैं मास्टर्स में आया तो फॉर्चुनेटली सेकेंड सेमेस्टर में ही जब हम लोग को रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो प्रोफेसर कौशिक भट्टाचार्य आईआईटी कानपुर में हैं, वो डार्क मैटर के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने उनके अंडर अपनी रिसर्च स्टार्ट की। अब विम्प के ऊपर मैं पहले काम करता था, लेकिन विम्प मॉडल को धीरे धीरे रूल आउट किया जा रहा है कि उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं आ रहा, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं आ रहा है। और स्केलर फील्ड डार्क मैटर आजकल बहुत चल रहा है, तो मेरा अभी करंट वर्क जो है स्केलर फील्ड डार्क मैटर पे है। स्केलर फील्ड डार्क मैटर बेसिकली ये कहता है कि जो पूरा का पूरा डार्क मैटर फैला हुआ है वो इट्स लाइक अ सूप, वो एक कंडेंसेट सूप के फॉर्म में है, जिसको हम लोग स्केलर फील्ड कहते हैं। स्केलर फील्ड एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें लाइक उसका एक मतलब होता है। अगर कोई जानना चाहे तो विकिपीडिया पे एक सिंपल सी डेफिनेशन मिल जाएगी स्केलर फील्ड की, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेक्टर फील्ड से कैसे अलग होता है। स्केलर फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बेसिकली हम लोग डार्क मैटर को स्केलर फील्ड में एक सूप की तरह क्रिएट करते हैं, और उसके भी अलग अलग मॉडल है। मैं पर्टिकुलरली जिस पे काम कर रहा हूँ वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो आई गेस मैंने डार्क मैटर के बारे में एक पिक्चर दे दिया है कि वो क्या है, क्या क्या मॉडल्स है और मेरा इंटरेस्ट कैसे आया। भाई इस चीज़ में जैसे अब डार्क मैटर के बारे में जब आप बता रहे हो तो जैसे कई सारे सवाल आते हैं कि पहली बात तो डार्क मैटर क्या एक्चुअल में किस तरह का मैटर है, क्या अभी तक इस चीज़ पे रिसर्च हुई है और कितना कुछ इसके बारे में हम लोग अभी तक जान पाए हैं। क्योंकि ज़ुइकी और जो एक्सपेरिमेंट हुआ था रेडियल वेलोसिटी वाला, वो वेलोसिटी वाला जो गैलेक्सी की वेलोसिटी उन लोगों ने सर्च करी एग्जैक्टली रेडियल वेलोसिटी था वो। रेडियल वेलोसिटी था ना? हाँ, यस यस, दिमाग में चल रहा था रेडियल वेलोसिटी, वो मुंह से निकल गया, बट एग्जैक्टली मुझे कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने कहा पहले कंफर्म कर लूँ। तो वो रेडियल वेलोसिटी वाला जो मामला चल रहा था, देन उसके बाद से अब तक हम इस चीज़ को कितना जानते हुए आए हैं। मतलब कि जैसे मान लो अभी हमने ब्लैक होल की एक इमेज निकाली थी, क्या पॉसिबल है अब कि हम उसकी भी एक इमेज निकाल पाएँ जो अपना डार्क मैटर है, और किस चीज़ से बना है, और क्या इसका मतलब एक बेसिक क्या है इसकी एंटिटी है, क्या नॉर्मल मैटर की तरह ये एटम से बना है या किसी और चीज़ से बना है? अभी इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या हम? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले डार्क मैटर के और भी उसमें क्या क्या स्टडी हुई है उसके एवोल्यूशन के बारे में बताता हूँ। मैंने ये तो बता दिया कि फ्रिट्जुकी ने मास कैलकुलेट कर रहे थे तब डार्क मैटर की थ्योरी दी, फिर वीरा रूबिन ने रेडियल वेलोसिटी के टाइम पे उसको वैलिडेट किया। आगे और भी बहुत सारे एविडेंस है जिससे हम लोग श्योर हैं कि डार्क मैटर होता है। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये होता है कि अगर कोई भी मैटर है तो लाइट जब भी उसके पास से जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि ग्रेविटी बेंड्स द स्पेस अराउंड इट, कर्वेचर आ जाता है। और क्योंकि लाइट भी उसी स्पेस से ट्रैवल कर रही होती है तो उस लाइट में भी बेंडिंग आ जाती है। तो ये जो लाइट बेंड हो रही है इसको हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। अब ऑब्वियसली जब मैटर होता है तो मैटर की वजह से लाइट मुड़ती है, तो वो समझ में आता है। अगर किसी गैलेक्सी के पास दिखे या फिर किसी बड़े स्टार के पास लेंसिंग दिखे तो समझ में आता है। हो ये रहा था कि बहुत सारे एम्प्टी स्पॉट जहाँ कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ पर भी लाइट बेंड हो रही थी। तो इससे साफ पता चल रहा था कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो हम देख नहीं पा रहे लेकिन उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो लाइट को बेंड कर पा रही है। एक और एविडेंस है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB के बारे में सबको पता है। वो उसकी जो थ्योरी है वो कोल्ड डार्क मैटर के ऊपर बनी है, जिसे हम लोग लैम्बडा सीडीएम मॉडल कहते हैं। लैम्बडा सीडीएम मॉडल भी उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता है। फिर यूनिवर्स लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे कैसा है, यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डार्क मैटर की थ्योरी से हम लोग उसको भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो वी हैव मैनी एविडेंस ऑफ डार्क मैटर एंड एट दिस पॉइंट हम लोग श्योर हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। हम लोग कोई किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डार्क मैटर डू एग्जिस्ट। अब बात रही उसके बारे में हमने पता क्या किया, हमको ये पता है वो एग्जिस्ट करता है। सो हियर्स द थिंग, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ जो हमको ये पता है कि उनका कंसंट्रेशन कैसे रहता है गैलेक्सीज़ में, गैलेक्सी में किधर ज़्यादा रहता है किधर कम रहता है, अलग अलग तरीके से हम लोग कैलकुलेट तो कर लेते हैं, लेकिन वो किस चीज़ के बने हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ डार्क मैटर। दैट इज़ लिटरली द बिगेस्ट मिस्ट्री। मैंने बैचलर्स में विम्प पे काम किया जो कह रहा है कि डार्क मैटर ऐसे पार्टिकल से बने हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं है और बहुत वीकली इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, आप बार बार स्टैंडर्ड मॉडल की बात कर रहे हो तो आप एक बार ये जरूर बताना, आप अपनी पहले बात कंप्लीट करना, देन उसके बाद एक बार ये जरूर बताना व्हाट एक्चुअली स्टैंडर्ड मॉडल इज, क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में बहुत लोग अभी नहीं जानते हैं। श्योर स्टैंडर्ड मॉडल पे मैं आता हूँ। तो बेसिकली डार्क मैटर के बारे में ये फिनिश करना चाहूँगा कि वो ऑर्डिनरी लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता, वो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट नहीं करता। वो क्या है वो मैं बताऊँगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जस्ट टेक इट कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट नहीं करता है। 12वीं के बच्चे जानते होंगे। फिर तो बढ़िया है। द ओनली थिंग विच इट इंटरेक्ट्स इज ग्रेविटी। ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है, इसलिए हम लोगों को पास उसको डिटेक्ट करने का मेन एक ही तरीका है, ग्रेविटी के थ्रू। अब जहाँ तक बात है ब्लैक होल की इमेज आई, ब्लैक होल की इमेज आना पॉसिबल था क्योंकि ब्लैक होल के पास फोटोन स्फीयर होता है। फोटोन स्फीयर ये होता है कि जिन लोगों ने ब्लैक होल की इमेज देखा होगा उसके आसपास ऑरेंज येलोइश कलर की वो ब्राइट डिस्क बनी हुई थी। लाइट ब्लैक होल के आसपास ट्रैप हो जाती है जिसको हम लोग फोटोन स्फीयर कहते हैं, और वो फोटोन स्फीयर की वजह से हम लोग ब्लैक होल को एक्चुअली में देख पाते हैं, उसकी इमेज ले पाते हैं। ये डार्क मैटर के साथ नहीं होता है क्योंकि डार्क मैटर इंटरेक्ट ही नहीं करता। वो बेंड कर सकता है लाइट को लेकिन उससे कुछ इमिट नहीं होता है। दैट्स वाई इमेज ले पाना डार्क मैटर का वो पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये कर पाते हैं कि अलग अलग मेथड से जब एस्टिमेट निकालते हैं कि यहाँ पर डार्क मैटर है, फिर हम लोग जब उसको थोड़ा ग्राफिकली शो करते या इमेज में शो करते हैं तो उसको किसी चीज़ तरह से कलर कर देते हैं ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर है। एक तरीका है जो मैंने अभी रिसेंटली स्टडी किया है कि हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से डार्क मैटर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी को, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग यूनिवर्स को देख पाते हैं, और ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से हम लोग कह पाते हैं कि हम लोग यूनिवर्स को सुन पाते हैं। सो बेसिकली ये कह सकते हैं कि डार्क मैटर एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम देख नहीं सकते बट सुन सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव की मदद से। अब इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें कैसे करेंगे वो बहुत ज़्यादा डीप में जाना हो गया एंड अभी मैं नहीं जाऊँगा, बट हियर इज़ अ गुड थिंग कि यूजिंग लाइगो एंड यूजिंग ग्रेविटेशनल वेव हम लोग डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात रही स्टैंडर्ड मॉडल की, तो एक क्वेश्चन आता है कि हम सब किस चीज़ से बने हैं। आई होप सबको ही पता है हम सब एटम से बने हुए हैं, ये बात सबको पता है, सब लोग पढ़ लेते हैं। एटम किन चीज़ों से बने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से बना है? इट टर्न्स आउट इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से नहीं बना है। तो इलेक्ट्रॉन को मैं एक एलिमेंट्री पार्टिकल बोलूँगा। अब मैं प्रोटॉन पे आता हूँ। प्रोटॉन किस चीज़ का बना है? तो प्रोटॉन को अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँगा तो प्रोटॉन क्वार्क का बना रहता है। सेम गोज़ विद न्यूट्रॉन एज वेल। न्यूट्रॉन भी क्वार्क का बना रहता है।
और अगर क्वार्क को हम लोग ब्रेक करना चाहेंगे तो क्वार्क फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। क्वार्क इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। तो ऐसा फाइंड हुआ कि नेचर में टोटल 17 पार्टिकल्स हैं जिसने नॉर्मल मैटर बनाया है। नॉर्मल मैटर मतलब जो हम मैटर जानते हैं, मैं यहाँ डार्क मैटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो नॉर्मल मैटर है नॉर्मल बेरियोनिक मैटर, 17 एग्जैक्टली बेरियोनिक में तो चलो पूरा बेरियन हो गया, मैं नॉर्मल मैटर कह रहा हूँ, नॉन बेरियोनिक मैटर भी होता है। तो टोटल जो 17 पार्टिकल्स हैं उनसे बना हुआ है। अब देखा जाए तो ज़्यादातर मैटर 17 पार्टिकल से भी नहीं बना हुआ है। पहले मैं उसकी उसके बारे में बता देता हूँ, फिर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो 17 पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से हैं कि सबसे पहले इनमें आते हैं फोर्स कैरियर पार्टिकल। इसका मतलब है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और सबको पता है कि दो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, तो रिपेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में लग रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या काम कर रहा है? दो पार्टिकल्स के बीच के इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। तो ऐसी चीज़ जो एक फोर्स का काम करती है, दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स कैरी करने का काम करती है, उसको हम लोग फोर्स कैरियर पार्टिकल कहते हैं फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि वो फोर्स कैरी कर रहा है। और फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं बोसॉन्स। तो ये टोटल कितने तरह के होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि है फोटोन, उसके बाद ग्लूऑन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए लगता है, उसके बाद डब्ल्यू और जी बोसॉन होते हैं जो वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए लगता है, और उसके बाद बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर्ड हिग्स बोसॉन जिसकी मदद से मैटर को मास मिलता है। ये हो गए फोर्स कैरियर पार्टिकल जो मैंने अभी गिना है टोटल। इसके अलावा अब हम बने किससे हैं? ये तो वो पार्टिकल है जिनके बीच में, ये तो वो चीज़ है जिनसे फोर्स कैरी करते हैं, जो फोर्स का काम करते हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं रहेंगे अगर नॉर्मल पार्टिकल्स ना हो। नॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं 6 तरह के क्वार्क: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म। और 6 तरह के लेप्टॉन्स। 6 तरह के लेप्टॉन्स है इलेक्ट्रॉन, उसका हायर कज़न म्यून, उसका हायर कज़न टाउ, और फिर उनसे एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। नाउ हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग, अगर हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल में उन पार्टिकल्स की बात करें जिन्हें हम फर्मियंस कहते हैं, जिनसे हम बने हैं, या मैं फोर्स कैरियर पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उन पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिनसे हम बने हैं, तो हमारा जो भी ऑर्डिनरी मैटर है वो केवल जो फर्स्ट लाइन है अप और डाउन क्वार्क और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, केवल इन 4 पार्टिकल्स की वजह से मेनली काम करता है। और हमको नहीं पता कि इनके हायर कजन्स मतलब क्वार्क के, मैंने अप डाउन के बारे में बताया, स्ट्रेन, चार्म, टॉप, बॉटम, इन सब के थोड़े ज़्यादा मास होते हैं विद सेम प्रॉपर्टी। सेम विद म्यून टाउ और इलेक्ट्रॉन, वो म्यून न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, इन सब के भी मास ज़्यादा रहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी सेम रहती है। ये क्यों एग्जिस्ट करता है हमको नहीं पता है, ये ऑर्डिनरी मैटर को नहीं बनाता है। तो बेसिकली ये जो है ये ऑर्डिनरी मैटर को बनाते हैं। तो ये है एक स्टैंडर्ड मॉडल का पिक्चर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो मतलब बहुत लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड मॉडल है क्या, क्योंकि इसकी बात बहुत होती है बट कई लोगों को स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में ही नहीं पता होता। तो एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो आप, अब कई लोगों के लिए एक स्टूपिड सवाल होगा, बट कई बार जब भी कोई नया बंदा मतलब डार्क मैटर और ब्लैक होल के बारे में सोचता है, कोई भी नया बंदा, तो ये है कि उसके अंदर भी ग्रेविटी है, इसके अंदर भी ग्रेविटी है, वो भी नहीं दिखता, ये भी नहीं दिखता। एग्जैक्टली अगर हम किसी को डिफरेंस बताना चाहें कि भैया ये ब्लैक होल है, ये और जो आपका ये डार्क मैटर है, और एक शायद आपने नेकेड सिंगुलैरिटी के बारे में भी बात करी थी, तो ब्लैक होल और उसमें क्या फ़र्क है वो भी हमें बताइए। ओके, नाइस क्वेश्चन। तो डार्क मैटर और ब्लैक होल में यह अंतर है कि जब कोई स्टार रहता है, स्टार हम सबको पता है क्या होता है, स्टार जब अपने एंड स्टेज पे आता है राइट, शाहरुख खान। तो एक स्टार, उसकी एक लिमिट होती है मास की जो कि 1.4 से थोड़ा ज़्यादा रहता है, चंद्रशेखर लिमिट से हम लोग, चंद्रशेखर लिमिट से, हाँ। तो या एग्जैक्टली, तो जब उससे थोड़ा ज़्यादा मास हो जाता है और तब वो स्टार आप उस खुद में कोलैप्स करने लगता है, और कोलैप्स करने के बाद एक ब्लैक होल बनता है। अब ये ब्लैक होल बना है एक स्टार की वजह से, जिसको हम लोग एक डेड स्टार कहते हैं, ये मरा हुआ सितारा है जो नॉर्मली कहते हैं। वो आपस में एक सिंगुलैरिटी फॉर्म कर लेता है और उसके सिंगुलैरिटी के आसपास एक ब्लैक रीजन आ जाता है जिसको हम लोग इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टैंडर्ड जो ब्लैक होल की डेफिनेशन है ये ब्लैक होल होता है। डार्क मैटर इससे बहुत अलग है। पहली चीज़, ब्लैक होल एक स्फेरिकल टाइप ऑफ चीज़ है, वो एक पोजीशन पर रहता है। डार्क मैटर
या तो फ्लूइड है या पार्टिकल से बना है, लेकिन वो फैला हुआ है, नॉर्मल मैटर की तरह है। डार्क मैटर इज़ लाइक नॉर्मल मैटर, बस वो किस चीज़ का बना है हम लोगों को ये नहीं पता है। तो डार्क, और दूसरी चीज़, ये जो स्टार है, वो ब्लैक होल है, वो ऑर्डिनरी मैटर से बना है, जब ऑर्डिनरी मैटर आपस में कोलैप्स कर जाता है। डार्क मैटर खुद ही एक अलग चीज़ है, वो ऑर्डिनरी मैटर से नहीं बना है। तो मेन डिफरेंस इनमें ये है। एक और डिफरेंस ये है कि ब्लैक होल को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके आसपास की लाइट की वजह से, डार्क मैटर को हम लोग इस वजह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल लेंसिंग होगी वो बात अलग है, दूसरे इफेक्ट होंगे वो बात अलग है, लेकिन वो किसी भी फिनोमिना में खुद से रेडिएशन इमिट नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइट से इंटरेक्ट ही नहीं करते। तो ये एक की डिफरेंस है दोनों के बीच में। और बात आ गई अब कि नेकेड सिंगुलैरिटी और ब्लैक होल की, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने बोला था कि यू आर नॉट श्योर दैट सेजिटेरियस इज़ अ ब्लैक होल और इज़ इट अ नेकेड सिंगुलैरिटी। तो इसके बारे में ज़रा बताइए। श्योर। तो ये हम लोग मान के रखते हैं कि जो भी सेजिटेरियस ए स्टार की इमेज आई थी और M87 की इमेज आई थी, वो एक ब्लैक होल है। बट हियर्स द इंटरेस्टिंग थिंग, वी आर नॉट श्योर कि वो ब्लैक होल है। ब्लैक होल की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देता हूँ कि अभी जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ उसमें और ब्लैक होल में क्या डिफरेंस है। ब्लैक होल में ये होता है कि उसमें एक सिंगुलैरिटी होती है। तो जितने भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने आइंस्टाइन की फील्ड थ्योरी के ऊपर फर्दर काम करते हुए ये प्रूफ किया था, स्पेशली रॉजर पेनरोस, जिन्होंने ये बताया था कि ब्लैक होल बनेगा। तो बेसिकली ये फिक्स है कि जब भी कोई स्टार कोलैप्स होगा तो उसमें एक सिंगुलैरिटी फॉर्म होगी, दैट इज़ एब्सोल्यूट। अब अगर उस स्टार को कवर करने के लिए इवेंट होराइजन होता है, दैट इज़ उसके आसपास एक ब्लैक रीजन ऐसा बन जाता है, शैडो जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड ब्लैक होल है जो हम लोग नॉर्मल ब्लैक होल कहते हैं, इवेंट होराइजन के आसपास, सॉरी सिंगुलैरिटी के आसपास इवेंट होराइजन। लेकिन एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जिसमें जो सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी इवेंट होराइजन से कवर्ड ना हो, जिसे कहते हैं नेकेड सिंगुलैरिटी, फॉर ऑब्वियस रीज़न नेकेड सिंगुलैरिटी। तो ये माना जा रहा है कि जो ब्लैक होल हैं सेंटर में, वो नेकेड सिंगुलैरिटी भी हो सकते हैं और ब्लैक होल भी हो सकते हैं। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम लोगों ने जो भी इमेज देखी उसमें ब्लैक में एक डार्क रीजन तो दिख रहा है, तो डार्क रीजन से क्या ऑब्वियस नहीं हो जाता है कि इवेंट होराइजन एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से एक ब्लैक रीजन होता है? आंसर इज़ नो। ऐसा भी हो सकता है कि जो उसके आसपास का फोटोन स्फीयर है, फोटोन स्फीयर की वजह से वो शैडो बन रहा है। सो ये जो इमेज आई है इससे ये प्रूफ नहीं हुआ ये ब्लैक होल है, ये भी प्रूफ नहीं हुआ कि ये नेकेड सिंगुलैरिटी है। अगर ऐसी इमेज आती जिसमें ऐसा कोई शैडो नहीं बनता तो ये प्रूफ हो जाता कि वो नेकेड सिंगुलैरिटी है, लेकिन ऐसी इमेज आई नहीं अभी तक दोनों ब्लैक होल में से किसी की भी। सो वी आर नॉट श्योर कि अभी तक वो ब्लैक होल है या नेकेड सिंगुलैरिटी है, इसके ऊपर भी डिबेट चल रहा है। मैं जहाँ पर काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, मेरे बहुत सारे कलीग्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत लोगों ने काफ़ी सारे मॉडल दिए हैं। फॉर एग्जांपल लाइक वन ऑफ माय कलीग, उन्होंने ऐसा काम किया है कि S2 स्टार एक एस क्लस्टर में, जो हमारा सेजिटेरियस ए स्टार है उसके आसपास स्टार्स के बहुत सारे क्लस्टर हैं, तो उसमें S क्लस्टर में एक S2 स्टार है जिसका ऑर्बिट टाइम बहुत कम है, तो कई सालों के डेटा के बाद हम लोग उसका ऑर्बिट प्रिसिशन निकाल सकते हैं कि वो किस ऑर्बिट पे जा रहा है। तो ये काम हुआ कि ब्लैक होल के लिए क्या होना चाहिए, और उस हिसाब से बहुत लोगों ने उसके ऊपर उसको ट्रेस किया कि S2 स्टार की ऑर्बिट क्या होनी चाहिए। मेरे एक कलीग ने सेम काम नेकेड सिंगुलैरिटी के ऊपर किया। उन्होंने क्या किया कि सेम चीज़ उन्होंने S2 स्टार के ऊपर रखी, अगर वो नेकेड सिंगुलैरिटी उसकी जगह ब्लैक होल की जगह, और वो पूरा का पूरा मैप हो रहा है, दैट इज़ पूरा एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। सो अगेन इन सारी चीज़ों से प्रूव हो रहा है कि नेकेड सिंगुलैरिटी भी हो सकती है जो ब्लैक होल जैसा सेम रिजल्ट दे रही है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वहाँ ब्लैक होल है। अच्छा, मेरा सवाल घुमा फिरा के दोबारा से वही होगा कि अभी तक मैं ब्लैक होल और नेकेड सिंगुलैरिटी में फ़र्क नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पता है कि कोई एक ऐसा तारा जब मरता है तो वो ब्लैक होल में बनने के लिए उसका एक प्रोसीजर होता है। ब्लैक होल भी बन सकता है और मतलब पल्सार या वो पल्सार भी बन सकता है, तो ये दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। जब वो ब्लैक होल बना, मान लेते हैं वो ब्लैक होल बन गया, बट ब्लैक होल के बारे में तो मुझे पता है कि मतलब इसका इतना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है कि हर तरह के मैटर को, हर तरह के रेडिएशन को वो खाने की कोशिश करता है। नेकेड सिंगुलैरिटी एक्चुअल में है क्या? सिंगुलैरिटी दिखती है आपने बताया, बट वो सिंगुलैरिटी क्या है
जो क्या वो भी ब्लैक होल की तरह सब चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस उसका भी बहुत स्ट्रांग होता है, और क्या फ़र्क थ्योरेटिकली इन दोनों में देखा जा सकता है? सो नेकेड सिंगुलैरिटी में हम लोग सिंगुलैरिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट हिडन विथ इवेंट होराइजन। लेकिन ब्लैक होल के केस में हम लोग कभी भी सिंगुलैरिटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इवेंट होराइजन्स के उसे इंक्लोज होती है। सिंगुलैरिटी और क्या है, event एक बार उस horizon पर के- बात करते हैं, थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं। हाँ राइट सिंगुलैरिटी। सो होता ये है कि जब कोई बड़ा सा स्टार रहता है या फिर लेट से कोई न्यूट्रॉन स्टार रहता है, वो कोलैप्स करके या फिर कोलाइड करके एक ब्लैक होल बनाता है, तो होता ये है कि इतना सारा का सारा मैटर एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, राइट। और वो जो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है वो सारा का सारा इतना मास कि वो इतना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसिव और ग्रेविटेशनल बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ बन जाती है। तो वो जस्ट इमेजिन इतना सारा मैटर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो वो जो एक चीज़ फॉर्म होगी उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलैरिटी। और वो सिंगुलैरिटी ही की हम लोग कब से बात कर रहे हैं, जहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं दैट इज़ द सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मास कंसंट्रेटेड होता है, लाइक बेसिकली कोर की तरह हम उसे अगर समझना चाहे तो कोर की तरह, स्टार का कोर जैसे कोर की होता तरह है, एक प्लैनेट। सिंगल पॉइंट। ठीक 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 ठीक। अंतर यह है कि स्टार का मास पूरे उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ब्लैक होल का मास मेनली उसके सिंगुलैरिटी में होता है। अब ये जो सिंगुलैरिटी है, अगर ये हम लोग देख सकते हैं तो वो नेकेड सिंगुलैरिटी है, अगर नहीं देख सकते हैं तो वो ब्लैक होल है। अब ठीक है, और इसको कैसे मेन थियोरेटिकल डिफरेंस क्या है, इसके पीछे का रीज़न अभी मैंने दिया कि अगर जो हम लोगों ने M87 से इमेज निकाली है, अगर उसमें हम लोगों को ऐसी इमेज दिख जाती जिसमें शैडो नहीं बन रही है, दैट मीन्स हर जगह से लाइट आ रही है, वो ब्लैक रीजन नहीं आ रहा है, तो ये 100% कन्फर्म हो जाता कि वो नेकेड सिंगुलैरिटी है। बट क्योंकि ऐसी इमेज नहीं आई है, बीच में ब्लैक रीजन आया है, तो अभी तक हम लोग कह नहीं सकते कि वो ब्लैक होल है या नेकेड सिंगुलैरिटी, बिकॉज ब्लैक होल में तो फॉर श्योर एक बीच में ब्लैक रीजन बनेगा, लेकिन नेकेड सिंगुलैरिटी में भी वो रीजन बन सकता है क्योंकि आसपास की जो लाइट है जो एक फोटोन स्फीयर बना रहा है, द प्रेजेंस ऑफ फोटोन स्फीयर कैन इफेक्टिवली मेक अ शैडो लाइक इमेज। ऑल्दो वहाँ पर शैडो नहीं है, बट इफेक्टिवली इट कैन मेक अ शैडो लाइक इमेज। सो दैट इज़ नेकेड सिंगुलैरिटी। एंड अदर थिंग जिसमें ऑब्वियसली वो शैडो होना ही चाहिए, वो है ब्लैक होल। ये डिफरेंस है दोनों में मेनली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मतलब एकदम बेसिक तौर पे समझने में ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ों को, और सिंगुलैरिटी वगैरह के बारे में मतलब समझना बहुत लोग चाहते हैं बट समझ नहीं पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मतलब बात करते हैं। ब्लैक होल की बात हो गई, इतनी उसकी बात हो गई कि डार्क मैटर की बात हो गई, ब्लैक होल की बात हो गई, थोड़ा डार्क एनर्जी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इज इट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और करिकुलम, और इज इट अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च समवेयर? अगर है तो इसके बारे में क्या आप डिस्कस करना चाहोगे कि डार्क एनर्जी क्या है? अगर डिस्कस करना चाहोगे तो एक बार इसके बारे में कुछ बताइए। श्योर। जैसे डार्क एनर्जी इज़ नॉट इन माई करिकुलम और सिलेबस, बट आई विल शेयर गुड थिंग्स अबाउट इट। एंड मेरे को एक दो कलीग्स है जो डार्क एनर्जी के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं, वो कैसे काम करता है उसके अलग अलग मॉडल्स के ऊपर। सो सबसे पहले डार्क एनर्जी का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। अगेन डार्क एनर्जी दैट इज़ वो एनर्जी जो डार्क है, मतलब हम लोग उसको पता नहीं हो उसका रीज़न क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसको हम लोग डार्क एनर्जी कहते हैं। अब डार्क एनर्जी की ज़रूरत क्या है, इसके लिए थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। हम सबको पता है कि यूनिवर्स का बर्थ एक बिग बैंग नाम के इवेंट पे हुआ था, ऑल्दो उसके ऊपर भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, है कि नहीं, बट फॉर टाइम बिंग लेट्स अज्यूम कि यूनिवर्स बिग बैंग से बना था या फिर जिस भी इवेंट से बना था जिसमें यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, बहुत एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हुआ, राइट। अब जब इतना सारा एनर्जी एक साथ रिलीज़ हुई, यूनिवर्स एक्सपांड होता गया, तो कॉमन सेंस हमको क्या कहता है कि एक टाइम के बाद यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाना चाहिए, राइट। और स्लो डाउन होते होते एक टाइम के बाद रुक जाना चाहिए। जब हबल ने ये चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो एकदम उल्टा था। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर बात हबल टेलीस्कोप की नहीं हो रही, हबल साइंटिस्ट की बात हो रही है, तो Exactly, वो चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जिनके नाम पे हबल टेलीस्कोप रखा जिनके गया नाम पे हबल टेलीस्कोप रखा है, और 1938 की बात है शायद।
एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, बट या उसी टाइम आइंस्टाइन भी उस टाइम थे, क्योंकि एडविन हबल के डिस्कवरी के बाद उन्होंने अपनी फील्ड थ्योरी में जो उनको लगता था उन्होंने ब्लंडर किया है वो उन्होंने सही किया था, दैट इज़ हबल कांस्टेंट, जिसको आज आज के टाइम पे हम लोग हबल पैरामीटर कहते हैं। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सपांड हो रहा है धीरे धीरे। अब एक्सपांड कैसे हो सकता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने जो फील्ड इक्वेशन दी थी उसमें भी एक टर्म आता था जो कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन को बताता था, लेकिन आइंस्टाइन को लगता था कि ये ब्लंडर है उनकी लाइफ का। बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो ब्लंडर नहीं था, वो एकदम सही था। और जो यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है वो काफ़ी एक्सेलरेटेड तरीके से एक्सपांड हो रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, ये एक्सेलरेशन होना मतलब कि कोई एनर्जी है, कोई एनर्जी एक्ट कर रही है, और ये एनर्जी हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मैटर हर आसपास जो भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम श्योर थे कि वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एक डार्क एनर्जी नाम का टर्म इन्वेंट हुआ जो कि ये बताता है कि वो एनर्जी जो हम लोग देख नहीं पाते लेकिन यूनिवर्स को बहुत एक्सेलरेशन के साथ एक्सपांड कर रही है, वो चीज़ है डार्क एनर्जी। अब डार्क एनर्जी के बहुत सारे मॉडल है। एक मॉडल ये कहता है कि हिग्स फील्ड जो होता है, हिग्स बोसॉन बहुत लोगों को पता होगा, तो उसकी एक हिग्स फील्ड होती है। हिग्स फील्ड का कंसंट्रेशन यूनिवर्स के बहुत सारे आउटर रीजन में कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो यूनिवर्स उसकी वजह से बहुत फास्ट एक्सपांड हो रहा है। एक है जिसका रीज़न है कि ग्रेविटी रिपल्सिव वे में एक्ट कर रही है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, तो ग्रेविटी कैसे रिपल्स कर सकती है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ग्रेविटी चीज़ों को अट्रैक्ट तभी करती है जब वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर हो। फॉर एग्जांपल कोई प्लैनेट हो गया या कोई स्टार हो गया, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइक एक जगह पे है, एक लोकेशन पे है, ठीक है, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आसपास का रीजन एम्प्टी है, राइट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अर्थ है, इसके आसपास का रीजन एम्प्टी है, उसके बाद मून है, उसके आसपास का रीजन एम्प्टी है। ऐसी जगह पे जो स्पेस टाइम है वो कर्व होगा, उस कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स की तरह एक्ट करेगी। बट हियर इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, कोई भी अमाउंट हो सकता है, वो स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ग्रेविटी का दूसरा फॉर्म मिलेगा जिसको हम लोग एंटी ग्रेविटी कह सकते हैं, जिसमें ग्रेविटी रिपेल करने की कोशिश करेगी। और वो रिपल्शन भी एक थ्योरी है कि डार्क मैटर इस नेचर की वजह से है। हम लोगों ने अभी तक इसको ऑब्जर्व नहीं किया है, बट ये जो है ये भी आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन से निकलती है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, और आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन की आज तक कोई भी प्रिडिक्शन रॉन्ग प्रूफ नहीं हुई है। सो वी आर प्रिटी मच श्योर कि ये भी रॉन्ग प्रूफ नहीं होगी। आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताया, हमको पता है वो। आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में बताया, हम लोगों ने वो देख लिया। उन्होंने जिन भी चीज़ों की प्रिडिक्शन की है अपने फील्ड इक्वेशन से, वो सारी प्रूव हुई है। सो वी आर क्वाइट श्योर कि ये जो रिपल्सिव नेचर ऑफ ग्रेविटी है जो कि आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन से ही आती है, ये भी सही है, और लाइक इट्स वेरी लेस लाइकली कि ये गलत है। और पर्सनली ये मेरा फेवरेट कैंडिडेट है डार्क एनर्जी का, जिसमें यूनिवर्स के ग्रेविटेशनल रिपल्शन की वजह से ये हो रहा है। सो बेसिकली जिस फोर्स को हम लोग रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं यूनिवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो इन रिटर्न रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स को एक्सपांड करने के लिए, एंड दैट इज़ द क्रेजी थिंग अबाउट इट। सो दैट इज़ बेसिकली द डार्क एनर्जी। ठीक है, मतलब हजम करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं उस लेवल पे भी रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप लोग जो है वो रिसर्च कर रहे हो, आप लोग का रोज़ का काम है वो चीज़। बट मतलब मेरी एक सच्चाई जो है, आपने उसे एकदम जो झुटलाने की कोशिश करी है कि ग्रेविटी जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। सो उसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। होपफुली मुझे भी टाइम लगा था डाइजेस्ट करने में भाई। लाइक जब मैंने स्टडी किया था तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि ग्रेविटी कैसे रिपेल कर रही है। ग्रेविटी तो खींचती है भाई क्योंकि हम लोग लाइक डेली लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक न्यूटन से लेके आइंस्टाइन तक सबने एक ही चीज तो बताई है कि ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। बस न्यूटन ने ये बताया ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, कितना अट्रैक्ट करती है। देन उसके बाद आइंस्टाइन ने ये बताने की कोशिश करी कि क्यों अट्रैक्ट करती है। मतलब जब इतने जीनियस माइंड वो कर रहे हैं तो भाई कौन सा वाला ऐसा बंदा था जो कह गया कि भाई नहीं रिपेल भी कर रही है। अरे क्या लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन से ये रिजल्ट आ रहा है। सही ये रिजल्ट आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन ही दे रही है। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन दे रही है, ठीक है। अच्छा, ये जीटीआर का पार्ट है। एग्जैक्टली।
हाँ, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है, मतलब दिस इज़ यू कैन से द सेंट्रल थिंग ऑफ जीटीआर। उसके बिना कोई जीटीआर पढ़ ही नहीं सकता। ठीक 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 ठीक। तो बहुत बढ़िया लगा भाई ये सब चीज़ों के बारे में जान के, मतलब ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में जाना हमने, डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, और काफ़ी सारी चीज़ें जानी। तो अब थोड़ा साइंस वाले पार्ट से हटते हैं और थोड़ा साइंस हुई कैसे उसके बारे में आते हैं। ओके, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर डूइंग एमएससी इन एस्ट्रोफिजिक्स, राइट? एग्जैक्टली, एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। भाई इसके बारे में बताओ कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जो एमएससी करना चाहते हैं या फिर बैचलर्स भी कुछ लोग तो करना चाहते हो। मेरे को लगता है शायद आप भी करना चाहते रहे होगे इन एस्ट्रोनॉमी। सो किस तरह से आप इस कोर्स में एनरोल हुए और क्या प्रोसीजर है कि दूसरे भी इस कोर्स में जो है एनरोल हो सकें, किस तरह से? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब छोटा था तब से ही आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट टू बीइंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। लाइक सेकेंड क्लास में डिसाइड किया साइंटिस्ट बनना है, 8th क्लास में डिसाइड किया एस्ट्रोफिजिसिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट या मतलब स्पेस से रिलेटेड कोई साइंटिस्ट बनना है, और ये टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट बढ़ता गया। देन मैंने अपनी 12th पास की, आई डिसाइडेड टू गो टू यूएसए फॉर डूइंग एन बीएस इन फिज़िक्स। सो मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, वर्जीनिया टेक, याकोब्स यूनिवर्सिटी, होवर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब जगह पे एडमिशन हुआ था, जिनमें से कुछ जगह तो 100% स्कॉलरशिप मिल रही थी। होवर्ड यूनिवर्सिटी विच इज़ इन सिएटल, मैंने उसको फाइनलाइज़ किया था बिकॉज दे वर गिविंग मी 100% स्कॉलरशिप, एंड वो एक अच्छा कॉलेज था, मेरे नोन में भी एक उसमें ऑलरेडी स्टडी करता था, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ऐसा हुआ कि उनका जो कुरियर के थ्रू जो एक्सेप्टेंस लेटर आ रहा था वो डेडलाइन के 3 दिन बाद आया, जो उनके एप्लीकेशन डेडलाइन थी उसके 3 दिन बाद। तो डिस्पाइट द फैक्ट मैंने उसमें इनरोलमेंट वो किया, लेकिन मैं नहीं जा पाया वहाँ पर। एंड देन मैंने इक्फा यूनिवर्सिटी जयपुर में फिर 1 साल ड्रॉप लिया था उसी की तैयारी के लिए, बट दैट वाजंट फ्रूटफुल। तो मैंने इक्फा यूनिवर्सिटी जयपुर में एडमिशन लिया बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स में। वहाँ पर ऑब्वियसली एस्ट्रोफिज़िक्स तो नहीं था, एस्ट्रोफिज़िक्स बीएस फिज़िक्स था नॉर्मल, तो एस्ट्रोफिज़िक्स मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑफ आई थिंक एवरी वन इन इंडिया जो कि बैचलर्स फिज़िक्स में कर रहे हैं। आपको एस्ट्रोफिज़िक्स या एस्ट्रोनॉमी जिन भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो खुद से एक्सप्लोर करना पड़ता है, एंड इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। रीज़न बीइंग इज़ बिकॉज यहीं से रिसर्च करने की आदत डेवलप हो जाती है। जब कोई चीज़ मिलती नहीं है सर्व की हुई, तो उसको ढूंढने की, अट्रैक्ट करने की आदत हो जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बीएससी एस्ट्रोफिज़िक्स में करता तो शायद मेरे एक्सप्लोर करने की जो हैबिट है उतनी अच्छी नहीं होती, अपॉर्चुनिटी ढूंढने की हैबिट इतनी नहीं होती। लाइक कॉलेज में मेरे क्लासमेट्स को बाकी को पता भी नहीं रहता था कहाँ एस्ट्रोफिज़िक्स के क्या इवेंट होते हैं, कैसे होते हैं, और इंडिया में अगर कोई भी मेजर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिज़िक्स का इवेंट हो रहा होगा तो मुझे वो पता रहता था। मैं हर जगह जाता था, पार्टिसिपेट करता था और हर जगह कनेक्शन बनते थे। सो दैट वे आई स्टार्टेड टू बिल्ड कनेक्शन, अलग अलग चीज़ों में करता गया, थोड़ा उधर से कनेक्शन भी बढ़ता गया और बहुत सारा फ़ायदा होता गया। उसी की वजह, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैं IIT BHU में गया, वहाँ ब्लैक होल्स और थोड़ा साइंस फिक्शन से रिलेटेड कुछ फिज़िक्स लगा के उस पर केस स्टडी मॉडल था, वहाँ पर मैं गया था। बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, फर्स्ट टाइम IIT जा रहा, और वहाँ पर भी 3rd 4th ईयर के लोग आ रहे, टीम बना बना के, मैंने अकेले पार्टिसिपेट किया। स्टिल व्हेन आई गॉट द प्राइज देयर आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। देन एस्ट्रोफिजिक्स में काफ़ी सारी जगह मैंने पार्टिसिपेट किया, लाइक इन बिट्स पिलानी, LNM IIT खड़गपुर एंड और भी जगह। तो सब जगह हमेशा रिजल्ट फ्रूटफुल रहा, तो उसने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम किया। आफ्टर दैट 2020 में मेरी लाइक ग्रेजुएशन हो रही थी, उस टाइम कोविड वेव आ गई, वी ऑल नो, जिसमें हम लोग लॉकडाउन में हो गए। उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू मास्टर्स ड्यूरिंग कोविड रीजन, एंड आई स्टार्टेड टू डू लाइक जॉब ऑल्सो, पार्ट टाइम जॉब। मैं राइटिंग का काम करता था, अभी भी पार्ट टाइम में करता हूँ मैं, एकेडमिक राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, वो मैंने करना स्टार्ट किया। वो साइंटिफिक राइटिंग है या फिर कुछ और है? एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। हाँ, हम लोगों को जो भी काम मिलता है वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, कभी ऑस्ट्रेलिया से होते हैं, कभी स्पेन से होता है, अलग अलग रीजन से। मोस्ट ऑफ द टाइम आई राइट थिंग्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। समटाइम्स आई गेट टू राइट थिंग्स अबाउट फिजिक्स, वेरी रेयर टाइम्स, एंड समटाइम्स अबाउट बायोलॉजी एंड ऑल।
राइट। सो वहाँ से मैंने चीज़ों के ऊपर लाइक वो भी एक अच्छी चीज़ थी, बिकॉज उससे भी रिसर्च करने की आदत मिल रही थी, नॉलेज बहुत तरह की गैदर होने लगी। देन जब वो 1 साल ड्रॉप का ख़त्म हुआ, देन मैंने यहाँ पर चारूसेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉस्मोलॉजी है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी मैं आईसीसी में ही बैठा हुआ हूँ, उन्हीं के लैब में बैठा हुआ हूँ। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉस्मोलॉजी काफ़ी फेमस था, एंड उनकी मदद से यहाँ पर एमएससी फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में डिग्री मिलती थी। एंड ऑब्वियसली लाइक इट वाज क्वाइट ऑब्वियस फॉर मी कि अगर ऐसा कोई कॉलेज मुझे मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन दे रहा है तो आई विल डेफिनेटली जॉइन दैट। सो आई जॉइंड हियर, एंड क्या यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोग मिले, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। फॉर्चुनेटली वी हैव पंकज एस जोशी विद अस, जो हमारे फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ पर जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो और भी पहले से रिसर्च कर रहे हैं, मेरे क्लास में कुछ लोग हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। सो ओवरऑल दैट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक चीज जो मैं जनता से पूछना चाहूंगा, अच्छा भाई तुम लोगों को सौरभ याद है? रोजेंडे टॉक्स के इनिशियल एपिसोड में देखा था, नेहरू प्लेनेटेरियम में मिला था और एस्ट्रोनॉमी की बातें करता था, वेबिनार के बारे में बताता था। करेक्ट, वही सौरभ। तो भाई साहब मतलब मेरे को ऐसे रिसेंटली पता लगा, अपना वो पुराना वाला भाई, ठीक है, जो आजकल मतलब ऐसे बहुत ही गुप्त हो चुका है, उसके साथ भाई मतलब एकदम उसी के क्लासमेट है और साथ में ही रहते हैं साथ में ही रहते हैं मतलब। और मतलब अभी जब भी मुझे ये चालू करने से पहले हम लोग साथ में बैठे थे, और वो मतलब समझ रहे हो तुम लोग कहाँ के कनेक्शन कहाँ जाके मिले हैं। मतलब मैं एक बार भाई को फ़ोन किया, तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ। मैं एक बार भाई को फ़ोन किया, मैं भाई अभी रिसेंटली ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए ही बात कर रही थी, मैंने कहा भाई ये एक वीडियो है वो शूट करना है, तुम लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा शायद, जिसमें भाई हैं, तो मैंने कहा शूट करना है। फिर मैंने सौरभ को कॉल किया, मैंने कहा भाई तू आ रहा है क्या? कह रहा जिसको तूने कॉल किया मेरे सामने ही है, तो मुझे पता है कि तू कॉल करेगा। मैंने कहा यार, तब मुझे पता लगा कि ये दोनों मतलब एक साथी हैं, तो मतलब बढ़िया है एकदम। तो काफ़ी सही मामला है। तो मेरे को ऐसे सुन के काफ़ी अच्छा मज़ा आया। भाई पंकज सर के बारे में यार थोड़ी सी चीज़ें बताओ, मतलब उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी आपने इंटरव्यू भी किया है उनका, जब ब्लैक होल की इमेज आई थी, और हमने सुना है मतलब रॉजर पेनरोज सर के साथ उनका कुछ अटैचमेंट है, कुछ एक लिंक है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताओ। सो मैं पंकज सर के बारे में उतना बताऊंगा जितनी मेरी नॉलेज में है। आई विल नॉट से कि मुझे 100% उनके बारे में पता है, बट जितनी मेरी नॉलेज में उस बारे में बताता हूँ। सो पंकज सर बेसिकली ही वॉज एन मैथमेटिशियन। उन्होंने लाइक अपनी मास्टर्स भी मैथमेटिक्स में की थी, स्पेशलाइजेशन इन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मैथ्स की एक फील्ड होती है, उसमें उनकी स्पेशलाइजेशन थी। फिर वो फिज़िक्स की फील्ड में एंटर हुए, उन्होंने लाइक ब्लैक होल्स वगैरह को स्टडी किया, एंड रॉजर पेनरोज के साथ भी उन्होंने काम किया था। रॉजर पेनरोज के लाइक आइदर उनके अंडर काम किया था या उनके साथ काम किया था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। एक्चुअल में के साथ उनका मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, सॉरी मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक शायद टाइम्स नाउ या नवभारत टाइम ऐसे किसी का आर्टिकल पढ़ा था, ब्लैक होल के बारे में था वो, एंड उसमें उसका टाइटल था कि गुजराती साइंटिस्ट हु contributed in the work on black hole with Roger Penrose। तो मैं वो गुजराती साइंटिस्ट को ढूंढ रहा था। मैं तो कौन है यार ये गुजराती साइंटिस्ट, मैंने खूब ढूंढा, मेरे को नहीं मिले। देन उसके बाद एक लड़का है ऋषभ जैन, उसने मेरे को बोला भैया ये एक साइंटिस्ट हैं और इनका इंटरव्यू करो। तब मैंने सर को मेल लिखा, मुझे नहीं पता था तब तक कि ये वही हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था। मैंने देखा, मैंने कहा ये वही हैं। फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा, मतलब थोड़ा सा बंदा पढ़ता है ना जब मेल लिखना होता है, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये मतलब पहली बार जब मेरी और सर की फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनसे डायरेक्टली मैंने कहा सर मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, पता है आपको? कह रहे यार क्या हो गया? मैंने कहा मैं मतलब ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ के मैं ढूंढ रहा था आपको कब से, और मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। और भाई मतलब ऐसे वो हुआ, अभी जल्दी मतलब पंकज सर के साथ
कोशिश करेंगे कि बैठ के बात करेंगे, ठीक है। और उसमें हम मतलब ऐसे सौरभ की और क्षितिज भाई की हेल्प ज़रूर लेंगे। तो भाई आप कुछ बता रहे थे, मैंने आपको टोक दिया, मेरी आदत है ये, टोकता अरे रहता हूँ मैं। नो प्रॉब्लम। सो पंकज सर का जो मेन काम है वो पेनरोज के काम को एक स्टेप अहेड ले जाता है। सो रॉजर पेनरोज ने अपना जो कंजेक्चर दिया था उसमें ये प्रूव किया था कि जब भी कोई स्टार रहेगा तो उसका जो एंड स्टेट रहेगा उसमें सिंगुलैरिटी फॉर्म होगी, दैट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। नाउ उनका खुद का ये मानना था कि वो जो सिंगुलैरिटी बनेगी दैट विल बी हिडन विथ इवेंट होराइजन, जिसको हम लोग नॉर्मल ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन पंकज जोशी सर ने अपने पेपर में उस चीज़ को बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, अ नेकेड सिंगुलैरिटी कैन ऑल्सो बी फॉर्म। और क्योंकि जिसमें सिंगुलैरिटी विजिबल रहेगी, नेकेड सिंगुलैरिटी के बारे में अभी मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। तो उनका इस तरह से भी रिलेशन है जिसको अमेरिकन जर्नल ने भी पब्लिश किया था। अमेरिकन जर्नल बहुत ही फेमस है, आई गेस बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, जिनको नहीं पता काफ़ी ज़्यादा है। और इस बारे में ऑक्सफोर्ड प्रेस में भी पब्लिकेशन हुआ था और बहुत सारी जगह पे पब्लिकेशन हुआ था कि पंकज सर ने जो थ्योरी दी थी वो ये दी थी कि रॉजर पेनरोज ने ये तो बता दिया कि सिंगुलैरिटी बनेगी, दैट इज़ फॉर श्योर, but it is not sure that it is going to be a black hole. It can be a naked singularity as well, and that was a groundbreaking work which was done by Pankaj Joshi sir. There were many models of naked singularities, but Pankaj sir ने उसको एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन दी थी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और पंकज सर के बारे में भी और भी बहुत कुछ जानेंगे, और पंकज सर से ही जानेंगे आगे जब हम उनको एक बार पॉडकास्ट में बुलाएंगे। और कोशिश करेंगे सिर्फ पॉडकास्ट पे ही ना बुलाएं, और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं, अगर एग्जीक्यूट होते हैं तो मज़ा आएगा। तो क्षितिज भाई मतलब पंकज सर से मिलने के बाद तुमको कैसा लगा? आई विल बी ऑनेस्ट, ये तो पता था कि पंकज सर इज़ अ बिग साइंटिस्ट, तो ऑनलाइन में एक बार हमारी क्लास के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ था। देन वो थोड़ा ऑक्यूपाइड ज़्यादा रहता है, काफ़ी बाहर भी उनके विजिट। अच्छा, उनके बात करने के तरीके से एकदम बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने पेनरोज के साथ काम किया है अनऑल। बहुत बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं, बहुत हम्बल बहुत प्यार से सबसे बहुत स्वीटली बात करेंगे, बहुत हम्बल तरीके से बात करेंगे। क्योंकि मुझे उनके साथ का कॉल याद है। पोलाइट एंड एग्जैक्टली वेरी पोलाइट एंड जेंटल पर्सन। मतलब उनके पास अगर कोई स्टूडेंट आएगा ना विद अ क्यूरियोसिटी, और वो कितना भी सिली आइडिया लेकर आए, सोच नहीं सकते सिली से सिली बात भी लेकर आए, वो उस चीज़ को बहुत एक्साइटमेंट के साथ सुनेंगे, और अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो लाएंगे, और उसके एक्साइटमेंट को मैं श्योर हूँ और एम्पलीफाई कर देंगे जो सामने वाले जिस पैशन से काम करना चाह रहा है। ही इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी कि अगर कोई रिसर्च को लेकर या इन सब चीज़ों को लेकर एक्टिव रहता है, वो हमेशा इस चीज़ को बहुत मोटिवेट करते हैं। ही इज़ अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि रिसर्च एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अगर कोई सिली क्वेश्चन भी कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि सिली क्वेश्चन भी अच्छी चीज़ों में रिजल्ट लाते हैं। सो ये चीज़ मैंने हमेशा देखी, वो जब भी बात करेंगे चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होगी, बहुत लाइटली चीज़ों को लेंगे। और उनसे मेरा आज तक जितनी विजिट हुई है वो बहुत ही शानदार हुई है। जैसे मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, उन्होंने बहुत अच्छे से जो सैजिटेरियस ए स्टार की इमेज आई थी उसको भी एक्सप्लेन किया था। वो इंटरव्यू मैंने देखा था, मेरे को अंदर से थोड़ी थोड़ी जलन हुई थी, बट फिर मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, कोई तो अपना ही है। मैं कहा चलो ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। तो भाई मतलब मज़ा आता है ये सब चीज़ें सुनने में। खैर कुछ प्लान करते हैं अभी बढ़िया सा, और मतलब पंकज सर से भी मिलेंगे और आप लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा शायद, तो देखेंगे उसके बारे में। तो भाई अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अंत की तरफ, और पॉडकास्ट का जो है वो हम समापन करेंगे कुछ सवालों से। और वो सवाल कुछ इस प्रकार हैं कि क्या क्राइटेरिया है चारूसेट यूनिवर्सिटी में, अगर किसी को दाखिला लेना है, किसी को एडमिशन लेना है इन द मतलब एस्ट्रोनॉमी में अगर एनरोल करना है अपने आप को, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स में एनरोल करना है अपने आप को, तो क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए? अनफॉर्चुनेटली अभी चारूसेट यूनिवर्सिटी में एमएससी एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी ऑफर नहीं हो रहा है फॉर टाइम बीइंग। सो बट इफ़ वन वांट टू डू दैट, वो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, वहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं, बिकॉज अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में एक नया सेंटर खुला है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पेस एंड कॉस्मोलॉजी, एंड वहाँ पर भी काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क हो रहा है। अभी रिसेंटली हम आईसीसी मेंबर्स ने
ICSC जो कि है इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पेस एंड कॉस्मोलॉजी, वहाँ पर विजिट भी किया था। और वहाँ पर काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोगों से मेरी कोलैबोरेशन के बारे में बात हुई जो डार्क मैटर स्केलर फील्ड पे ही काम कर रहे हैं, तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी फ्रूटफुल कन्वर्जेशन हुई, काफ़ी नए नए आइडियाज़ डिस्कस किए। सो बेसिकली अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में वो एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि उधर क्या सीन है। आई गेस उधर MSc एस्ट्रोफिजिक्स के लिए काफ़ी अच्छे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा, IIA और IIST का क्या रहता है, मतलब सिनेरियो? ये इनके लिए जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने पड़ते हैं, लाइक यू हैव टू क्लियर जस्ट फॉर दैट। जस्ट एज फार एज आई नो जस्ट वो लोग जस्ट के थ्रू लेते हैं। और वो एस्ट्रोनॉमी करवाते हैं, मतलब MSc इन एस्ट्रोनॉमी? या वो एस्ट्रोनॉमी करवाते हैं, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड इंटीग्रेटेड PhD विद इट। सो दैट मीन्स if you are going there for your masters, you will also do your PhD there as well, जैसे ISER में भी होता है। बढ़िया 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 बढ़िया। तो होपफुली काफ़ी लोगों को मतलब इसके बारे में अब नॉलेज हो गई होगी। अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग किस तरह से इसके बारे में रिसर्च करोगे। तो एक छोटा सा सवाल ये भी है कि भाई अभी रिसेंटली आपने एक वो खोला है अपना यूट्यूब चैनल, और उस पर अभी न्यूटन की बायोग्राफी डाली थी और पंकज सर का इंटरव्यू डाला और था। भी लोगों की आने वाली है। और मतलब किस तरह के लोगों की प्लान कर रहे हो? स्टार्टिंग में तो जो फेमस लोग हैं उनके बारे में ही आएगा, फॉर एग्जांपल लियोनार्डो दा विंची, एल्बर्ट आइंस्टाइन, देन रॉजर पेनरोज, स्टीफन हॉकिंस। देन उसके बाद ऐसे लोगों के बारे में भी आएगा जिनको लोग जानते नहीं हैं बट दे आर एक्चुअली वेरी ग्रेट। फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर जो मैथमेटिशियन थे, उनका मैं सरनेम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग हिज नेम, बट उनकी लाइफ बहुत मिस्टीरियस थी। देन देयर इज़ अ रशियन साइंटिस्ट जिनको फील्ड मेडल ऑफर हुआ था, उन्होंने फील्ड मेडल लेने से मना कर दिया। ही इज़ द ओनली साइंटिस्ट जिन्होंने मिलेनियम प्रॉब्लम सॉल्व की। मिलेनियम प्रॉब्लम एक्चुअली वर्ल्ड में 7 मैथमेटिक्स की ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसको मिलेनियम प्रॉब्लम कहते हैं। उनको सॉल्व करने पर बहुत बड़ा लाइक प्राइज़ मनी मिलता है, जिसको फील्ड मेडल और नोबेल प्राइज़ से भी बहुत बड़ा माना जाता है, मिलेनियम अगर प्राइज़ किसी को मिल रहा है तो। एक रशियन मैथमेटिशियन ने मिलेनियम प्रॉब्लम सॉल्व किया उनमें से एक, लेकिन ही रिजेक्टेड दैट अवार्ड, ही रिजेक्टेड दैट मनी। उन्होंने मना कर दिया। ही इज़ करेंटली लिविंग इन पॉवर्टी, आई विल नॉट से पॉवर्टी, बट वो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल स्टेट में नहीं रह रहे, बहुत स्टेबल स्टेट एग्जैक्टली, या मिडिल या बिलो मिडिल भी कह सकते हैं एग्जैक्टली। वो उस स्टेज पे रह रहे हैं जहाँ पर, लेकिन उन्होंने फील्ड मेडल का भी अवार्ड मनी को रिजेक्ट किया और मिलेनियम के अवार्ड मनी को। तो उनकी लाइफ के ऊपर और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड नॉट जस्ट साइंटिस्ट बट कोई भी ग्रेट माइंड लाइक एलन ट्यूरिंग, तो इन सब की लाइफ क्या रही, उन सब के ऊपर एक सीरीज़ बनाने के लिए मैं स्टार्ट किया है, जो भी न्यूटन से पहले स्टार्ट किया था। बढ़िया भाई बढ़िया। रोजेंडर को इससे पहले जानते थे? नहीं, फॉर्चुनेटली आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ यू आई गेट टू नो अबाउट योर वर्क, आई वेंट थ्रू योर चैनल और काफ़ी सारी एक्साइटिंग वीडियोस भी मिली। सो मैंने ये सवाल ही इसलिए डाला क्योंकि हमारा काम काफ़ी इंटीग्रेट होता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे मतलब साइंटिस्ट को कवर अप कर रहे हो, मैं इंडियन लेवल पे कवर अप कर रहा हूँ, तो वो एक है। एंड रोजेंडर टॉक्स एक सिमिलैरिटी है, पहले मैं जनरली इंग्लिश में बनाता था, नाउ आई फोकस टू हिंदी मीडियम, सो दैट ऑल्दो मैं इंटरनेशनल साइंटिस्ट की बायोग्राफी बना रहा हूँ, बट दैट इज़ मेजरली फॉर इंडियन ऑडियंस, बिकॉज इंग्लिश में तो हर चीज़ है। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही या फिर कोई बैरियर का काम कर रहा है, तो यार ये बेसिकली हमारी स्टोरी है, हमें नहीं मिला इसलिए हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है? इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें नहीं मिला इसलिए तुम लोगों को मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच क्षितिज भाई जुड़ने के लिए, और मतलब एक इतना ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन अभी हुआ है, और मैं चाहूँगा कि मतलब इस कॉन्वर्सेशन को हम लोग रेगुलर इंटरवल पे करते रहें और अच्छी अच्छी बातें जो है वो सीखते रहें। और चाहूँगा आप आदित्य से मिल चुके हो, मैं चाहूँगा सोहेल भाई से भी मिलो, और एक पॉडकास्ट ऐसा रखेंगे जिसमें चारों लोग रहेंगे और कुछ बढ़िया डिस्कस करेंगे, और ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। काफ़ी मज़ा आया डिस्कशन करने में, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी रिकॉल की, सो थैंक यू फॉर दैट। ओके भाई, ओके ओके।